प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो आज के इस क्लास में लोग देखने वाले हैं जो आपका पीटीटी का एग्ज़ाम होने वाला है 15 जून को। उसी के जनरल हिंदी के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि आपके पीटीटी के एग्ज़ाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। आज के इस सेशन में पहला क्वेश्चन, सौंदर्य और प्रेम के कवि किन्हें कहा जाता है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर। सौंदर्य और प्रेम के कवि किन्हें कहा जाता है? जयशंकर प्रसाद को कहा जाता है। तो जयशंकर प्रसाद। पहले प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। पाठशाला शब्द है विदेशी, यौगिक, योग ऋण या ऋण? तो पाठशाला शब्द कैसा शब्द है? तो पाठशाला जो है ना, ये यौगिक शब्द है। तो आपको ध्यान रखना है, जब भी आपसे यौगिक शब्द के बारे में पूछा जाए, आपको ध्यान में रखना है जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हों तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। यानी जिसके जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें हम यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे कि डाकघर, पीलापन, देशवासी इत्यादि, ये सभी यौगिक शब्द होते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए, 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए हैं और यहां पर आपको अशुद्ध वाक्य की पहचान करनी है। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है। सबसे पहले आप इसे पढ़िए ध्यानपूर्वक। इन चारों ऑप्शंस को आप पढ़िए। चारों ऑप्शंस को पढ़ने के बाद ही सोच समझ कर आंसर दीजिए। उसके घर के पास एक मिठाई की दुकान है, ये आपका अशुद्ध शब्द हो जाएगा। तो 53 प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न हमारा, इनमें से पगड़ी जो है ये कौन सा शब्द है? तद्भव, तत्सम, देशज या विदेशज? पगड़ी कैसा शब्द है? जल्दी आंसर दीजिए सभी बच्चे। पगड़ी कौन सा शब्द? तो पगड़ी जो है ना गाइस, ये देशज शब्द है, देसी शब्द से हम कहते हैं। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। सरल शब्दों में समझ लीजिए, वे शब्द जो देसी भाषा या क्षेत्रीय भाषाओं में प्रचलन होते हैं, ऐसे शब्दों की उत्पत्ति के मूल का पता नहीं होता है, लेकिन क्षेत्रीय स्तर पर ऐसे शब्द प्रयुक्त होते रहते हैं, उन्हें हम देशज शब्द कहते हैं। जैसे कि लोटा, कटोरा, डोंगा, डिबिया, खिचड़ी, पगड़ी, चिड़िया, जूता, ठुमरी इत्यादि। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पगड़ी जो है ना, ये देशज शब्द हो जाएगा। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि आप बीती में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या कर्मधार समास? आप बीती, तो आप बीती में कौन सा समास होगा? अब देखिए, आप अलग है, बीती अलग है। जब आपने इसको जोड़ दिया तो नया शब्द क्या बना? आप बीती। आप पर बीती, तो ऐसे भी कर सकते हैं, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण मैं पर, तो अधिकरण में मैं पर आ रहा है, आ रहा है। तो इसलिए ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। जब भी ऐसे प्रश्न पूछे जाए, आप इन प्रश्नों को ऐसे ही कर सकते हैं। सिंपल सा प्रश्न था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। सो गाइस, अगला प्रश्न देखेगा। देखिए, अगर आपको क्लास वाकई में पसंद आए तो प्लीज क्लास को लाइक करके जाइएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित एक शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। इसमें आपको यह बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। प्रभाव, पराजय, अपवाद, ओढ़ना। मैंने क्वेश्चंस को पढ़ा और मेरे समझ में आ गया कि किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है। तो मैंने आप लोगों को एक बार नहीं, कई बार बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। अब देखिए, ओढ़ना जो है ना, इसमें उपसर्ग नहीं लगा है, क्योंकि ओढ़ना ना ना निकल रहा है, तो ओढ़ना में प्रत्यय होगा, ना कि उपसर्ग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। अगला प्रश्न देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? 5, 4, 3 या 2? प्रबंध काव्य के कुल कितने भेद बताए गए हैं? तो गाइस, प्रबंध काव्य के कुल 2 भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? 2 भेद बताए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा।
सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अंकित ने गाना गाया होगा वाक्य किस काल में है? अनिश्चित काल, भूतकाल, भविष्य काल या वर्तमान काल? अब अंकित ने गाना गाया होगा, पहले शब्दों का विश्लेषण कीजिए आप लोग। क्या बोल रहा है? अंकित ने गाना गाया होगा, यानी गाना गा नहीं रहा है, गाना गाया होगा, गा चुका है। तो ऐसा जब भी आए तो अंकित ने गाना गाया होगा, ये प्रेजेंट तो है नहीं, यानी कि हो चुका है, यानी पहले हो चुका है, यानी भूतकाल में हो चुका है, इसलिए यह हो जाएगा भूतकाल। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर वी के साथ में। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं एक हिंदी का टीचर हूं, मैं आप लोगों को हिंदी ही पढ़ाता हूं, और पिछले साल भी मैंने आप लोगों को पीटीटी की तैयारी करवाई थी, और हिंदी में बच्चे 50 में 50 बनाकर आए थे। जो हमारे जो पुराने सब्सक्राइबर होंगे ये बात उनको पता होगी। अपादान कारक का परसर्ग क्या होता है भाई? अपादान का कारक क्या होता है? से अलग होना, यानी अपादान, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान से कर्ता ने, कर्ता में क्या आ गया? ध्यान को ऐसे समझिए आप लोग, कर्ता ने कर्म को करण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से, तो अपादान में क्या रहा है? से आता है, तो से किस में आता है? अपादान में आता है, तो से हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगर आपसे यह पूछ लिया जाए कारक के कुल कितने भेद होते हैं, अक्सर प्रश्न ये पेपर में पूछ लिया जाता है, किसी कॉपी पर नोट कर लीजिए। कारक के कुल 8 भेद होते हैं, यह आपको ध्यान में रखना है, ज्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं है आप लोगों को, आप वैसे भी होशियार हैं। कैंची किस भाषा का शब्द है? पुर्तगाली, अरबी, फारसी या तुर्की? अब देखिए, कैंची जो है ना, ये तुर्की भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? तुर्की भाषा का शब्द। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ में। ऐसे समझ लीजिए सरल शब्दों में कि विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए शब्दों को विदेशी शब्द कहा जाता है। इन विदेशी भाषाओं में मुख्यतः अरबी, फारसी, तुर्की, अंग्रेजी व पुर्तगाली शामिल है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सा आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का सही अर्थ है? आधी आधी चीजों को मिलाकर एक करना, सुमेल चीजों को बटोरना, आधी आधी चीजों को साथ रखना, बेमल चीजों का सम्मिश्रण। आधा तीतर आधा बटेर, इसका मुहावरा क्या होगा? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आधा तीतर आधा बटेर यानी कि पूरा काम ही नहीं हुआ, तो बेमल चीजों का मिश्रण, यानी आधा तीतर आधा बटेर। तो आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी के साथ में, बेमल चीजों का सम्मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, लक्ष्य शब्द के दो अर्थ क्या होते हैं? सही उद्देश्य, गति चाल, नामबल, उद्देश्य निशाना। तो लक्ष्य शब्द के दो अर्थ क्या होते हैं? तो लक्ष्य शब्द के उद्देश्य, दो शब्द होते हैं, उद्देश्य भी होता है और निशाना भी होता है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इंद्रियों को बस में रखने वाला का एक शब्द क्या होता है? जो अपनी कामनाओं को बस में रखे। जैसे कि आप सोचते हैं मुझे एक फोन मिल जाए एंड्रॉयड, इतना अच्छा हो, उसमें सारे फीचर्स हों, तो ये इंद्रिय होती हैं, यानी किसी चीज की कामना करना, किसी चीज को चाहना। तो अगर आपके अगर इंद्रियों को बस में करने की क्षमता अगर आपके अंदर है, तो उसको हम क्या कहते हैं? इन चीजों को बस में रखना, लालच, लोभ जैसे कि होता है। तो इन पर अगर आप इंद्रियों को बस में रख लेते हैं तो उनको हम कहते हैं इंद्रिय जीत। तो राइट आंसर की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। श वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है? तालु, दंत, मूर्धा या कंठ? अब देखिए मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। श जो है ना, ये तालु का हो जाएगा वैसे मेरे हिसाब से, और उसमें देखिए इसके अंतर्गत चा, छा, जा, झा, चा, छा, जा, झा और इया, इया और इया, ये आपके जो है तालु वर्ण होते हैं। चा, छा, जा, झा, झा, या। अगर चा दिया जाए, छा दिया जाए, जा दिया जाए, झा दिया जाए, या दिया जाए या फिर या दिया जाए, तो आप इनमें से किसी में भी टिक कर सकते हो अगर आपसे तालु से पूछा जाए। दंत की बात अगर मैं करूं तो दंत से कौन कौन से जो हैं वर्ण बोले जाते हैं? जैसे कि दंत से बोले जाने वाले जो वर्ण हैं उनको हम क्या कहते हैं? ता, था,
दा, धा और ना। ये हो गया आपके दंत वाले। कंठ की बात करूं तो कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? का, खा, गा, घा और डा। ये हो गए कंठ से बोले जाने वाले वर्ण। ठीक है, तालु को भी मैंने आपको बता दिया है। अब बात आती है मूर्धा की। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है कि मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं? वैसे तालु से पूछा गया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए मूर्धा से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो जैसे कि टा हो गया, टा ठा, डा हो गया जैसे कि डाडलिया, ढा ढक्कन हो गया और डा खाली हो गया। ये हो गया आपके मूर्धा से बोले जाने वाले वर्ण। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि इस टॉपिक से ये मानकर चलिए 2 प्रश्न तो हर हाल में ही पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखेगा, गायक शब्द के लिए सही संधि विच्छेद पर सही का निशान लगाएं। अब जैसे कि गायक शब्द के लिए सही संधि विच्छेद क्या लगेगा भाई मेरे? सबसे पहले आपको क्या करना है, गायक की संधि कर लीजिए। तो गायक की संधि क्या होती है? गायक की संधि होती है गय धन अक। तो ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि गायक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो देखिए इसको तो मान लिया जाएगा अय, ठीक है, इसको अय मान लिया और इसको आ मान लिया। तो अय प्लस आ मिलकर क्या बना? या बन गया। तो अगर आपसे पूछ लिया गायक में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, तो या नियम के अनुसार किस में आता है? अयादि स्वर संधि में आता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, गायक हो जाएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और अगला प्रश्न देखेगा, निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा? आप, यह, कोई, कहां। निश्चयवाचक सर्वनाम, यह यानी वो इंसान आपके सामने खड़ा है, आप उसको जानते भी कि ये अमित है, आप निश्चिंत होकर कह रहे हैं, यानी इसको हम कहेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। आप कौन हो? कोई आया क्यों नहीं? कहां पर थे? यह। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामधारी सिंह दिनकर, हरिशंकर परसाई। हिंदी के प्रमुख ललित निबंधकार हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, सो गाइस अगला प्रश्न हमारा है, मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को क्या कहते हैं? विभाव, संचारी भाव, अनुभाव, आलंबन। मन में उत्पन्न होने वाले अस्थिर मनोविकारों को हम क्या कहते हैं? तो गाइस इसे हम कहते हैं संचारी भाव। क्या कहते हैं? संचारी भाव। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो। देखिए संचारी भाव को आप सरल शब्दों में समझ लीजिए, वह भाव जो केवल थोड़ी देर के लिए स्थायी भाव को पुष्ट करने के निर्मित सहायक रूप में आते हैं और तुरंत लुप्त हो जाते हैं, वो संचारी भाव कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा क्या है, अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अधि। तो मैंने आपको क्या बताया था कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो आपका उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो प्रत्यय होता है। तो अधिमानता में प्रयुक्त उपसर्ग क्या होगा? अधि हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधि। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है भाई? क्रिया विशेषण अव्यय, समुचय बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, दृश्यमादि बोधक अव्यय। वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़ने का कार्य कौन करता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये करता है समुचय बोधक अव्यय। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कली ही सो विंध्यो आगे कौन हवाल। पंक्ति में कौन सा अलंकार है? श्लेष, उत्प्रेक्षा, रूपक या अनयोक्ति। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, यहां पर हो जाएगा अनयोक्ति अलंकार। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ओके, अनयोक्ति अलंकार को सरल शब्दों में समझ लीजिए, जहां किसी उक्ति के माध्यम से किसी अन्य का कोई बात कही जाए वहां अनयोक्ति अलंकार होता है। यह आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या, इनमें से कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध है? देखिए यहां पर आपको शुद्ध शब्द की बात पूछी जा रही है कि शुद्ध शब्द कौन सा होगा? ऐतिहासिक, ये तो होगा नहीं। शुद्ध शब्द की बात हो रही है, मैं समझा कि शुद्ध शब्द नहीं की बात कर रहा है, शुद्ध शब्द पूछा जा रहा है। ऐतिहासिक तो होगा नहीं, तो गलत हो जाएगा, जाहिर सी बात है।
एक नज़र में आप देख लीजिएगा, एक नज़र में आपको पता चल जाएगा। कवित्री भी गलत हो जाएगा, अव्यक्त भी, लेकिन उपयुक्त जो है ना ये बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। ऐतिहासिक कैसे लिखा जाता है? तो ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ऐसे लिखा जाता है। उपर्युक्त, ये उपयुक्त थोड़ी उपर्युक्त होता है, उपर्युक्त, उपर्युक्त ऐसे लिखा जाता है, उपर्युक्त। अदाका फित्ता, कवित्री, क कव्यत्री, छोटी ई की मात्रा भी लगी तब ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उपर्युक्त भी होता है और उपयुक्त भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो आप? ऐसे करके, ठीक है। अब जो कवित्री है, कवित्री में छोटी ई की जो मात्रा है वो वा में लगकर छोटी या में लग जाएगा, कवित्री, इस प्रकार से, तो ये सही हो जाता। तो इस प्रकार से जो है आप लोग पहचान सकते हैं। ये चिन्ह देख रहे हैं आप लोग, तो आपको ये पहचान करने की जो चिन्ह है ये किस चीज़ का चिन्ह है। विस्मयादिबोधक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, लाघव चिन्ह, विवरण चिन्ह। इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती है, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा। तो ये चिन्ह आप जो देख रहे हैं, ये चिन्ह, इसको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। सो गाइस अगला प्रश्न हमारा रहेगा, यशोदा शब्द में कौन सी संधि है? गुण संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि या फिर स्वर संधि? यशोदा शब्द में कौन सी संधि होगी? अब मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि यशोदा शब्द में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी। सबसे पहले आप यशोदा की संधि कर लीजिए। यशोदा की संधि क्या होती है? यश धन दा, यशोदा, यशोदा की संधि हो जाएगी। अब पूछा क्या जा रहा है इसमें कौन सी संधि होगी, संधि का नाम क्या होगा इसमें? तो ये विसर्ग के निशान आप देख रहे हैं, तो इसमें हो जाएगी विसर्ग संधि। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से ऋण शब्द कौन सा है? चौपाई, विज्ञान, राजपूत या सरल? तो देखिए यहां पर आपको ऋण शब्द की पहचान करनी है कि इनमें से ऋण शब्द कौन सा है। सरल जो है ना गाइस, ये ऋण शब्द हो जाएगा। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाए। ऋण शब्द के बारे में आप लोग जान लीजिए, जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों तथा जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हों जिनके खंडों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें ऋण शब्द कहते हैं। अब जैसे कि सरल है, इसके खंडों का कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, इसलिए यह ऋण शब्द है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा। श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं कहानी और कविता, नाटक और प्रहसन, प्रहसन और कहानी, नाटक और व्यंग। श्रव्य काव्य के अंतर्गत क्या आते हैं? तो श्रव्य काव्य के अंतर्गत आते हैं कहानी और कविता। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सो गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बंधन किसका प्रतीक है? असमानता का, अकेलेपन का, स्वाधीनता का या गुलामी का? बंधन किसका प्रतीक है? तो अगर मान लीजिए आपको जंजीरों से जकड़ दिया जाए और आपसे काम करवाया जाए तो बंधन उसको हम कहते हैं, तो ये गुलामी का प्रतीक होता है। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। समुद्र में लगने वाली आग के लिए एक शब्द क्या होगा? जठराग्नि, वगाग्नि, दावाग्नि, वड़वाग्नि। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं? समुद्र में लगने वाली आग को हम कहते हैं वड़वाग्नि। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं ऑप्शन नंबर डी जो है गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। अगला प्रश्न क्या है, काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? शब्द शक्ति, छंद, रस या अलंकार? काव्य के शोभा कारक धर्म किसे माना जाता है? यह माना जाता है अलंकार को। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए ये क्वेश्चंस ऐसे हैं, इनमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती ना, इसके लिए कोई शॉर्ट ट्रिक होती है। इन क्वेश्चंस को आपको पढ़ने होंगे, समझने होंगे, फिर आंसर देने, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन क्या, रात में विचरण करने वाला इसको क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं, वनचर कहते हैं, तमचूर कहते हैं, निशाकर कहते हैं। रात में विचरण करने वाला, तो रात में विचरण करने वाले को क्या कहते हैं? निशाचर कहते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। पाषाण शब्द है देशज, विदेशज, तद्भव या तत्सम। तो पाषाण कैसा शब्द है? देखिए
पाषाण जो है ना, ये तत्सम शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है ये पाषाण। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा से उत्पन्न हुए हों वो तत्सम शब्द कहलाते हैं, इतना आपको ध्यान रखना है। और पाषाण जो है ना, ये संस्कृत भाषा का शब्द है, इसलिए ये तत्सम शब्द हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, अवसर का लाभ उठाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? अंगारों पर पैर रखना, फूले ना समाना, बहती गंगा में हाथ धोना, आकाश पाताल एक करना। अवसर का लाभ उठाना यानी अगर आपको कोई मौका मिल रहा है गवर्नमेंट जॉब लेने का, तो आप उस अवसर को नहीं छोड़ेंगे। तो इसका मुहावरा क्या होगा? बहती गंगा में मैं भी हाथ धो लूँ। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ में। अगला क्वेश्चन देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है गाइस कि खंड काव्य में किसका वर्णन होता है? खंड काव्य होता क्या है? मानव जीवन के एक भाग का चित्रण, जिसको हम कहते हैं खंड काव्य सॉरी। तो राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो गाइस अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? सो गाइस वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो। अब जैसे कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि रति जो है ये किसका स्थायी भाव होता है, तो रति जो है ना गाइस, ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है। अच्छा, शोक किसका स्थायी भाव अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो शोक जो है ना गाइस, ये करुण रस का स्थायी भाव होता है। तो ये सारे पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखेगा कि पृथ्वीराज रासो की आंखें किस विधा की रचना है? एकांकी, कहानी, उपन्यास या नाटक? पृथ्वीराज रासो की आंखें किस विधा की रचना है? आप लोगों को पता है कि पीटीटी के एग्जाम में हिंदी से 50 क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। अगर आप लोगों ने हमारी क्लासें देख ली तो 50 में 50 बनाकर आओगे, ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लीजिए, 87 651 25 824। किसी भी प्रॉब्लम हिंदी में अगर आपको, तो आप हमें बेहिचक होकर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, उसकी समस्या का निदान किया जाएगा। नंबर को सेव कर लीजिए, मैं फिर से लिख दे रहा हूँ, 87 651 25 824। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसे सेव कर लीजिए। आने वाले दिनों में आपको पीडीएफ भी दी जाएगी। ठीक है, पृथ्वीराज रासो की आंखें किस विधा की रचना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर देख लीजिएगा आप लोग। एकांकी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा, भावुक शब्द उदाहरण है अयादि स्वर संधि, दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि या वृद्धि स्वर संधि? तो भावुक जो है किसका उदाहरण है? देखिए, भावुक जो है ना, ये अयाधि स्वर संधि का उदाहरण है। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। जब आप इसकी संधि करोगे तो इसकी संधि क्या होती है? भव धन उक। मान लीजिए अगर आपसे संधि के बारे में पूछ लिया जाए कि भावुक की संधि क्या होती है, तो भव धन उक, और उसमें प्रयुक्त संधि कौन सी हो जाएगी? अयाधि स्वर संधि। अगला क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन हमारा, तुमने कैसा शब्द है? प्रथम पुरुष, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष? तुमने कैसा शब्द है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो तुमने जो है ना, ये मध्यम पुरुष है। तुमने ऐसा काम क्यों किया? तो ये मध्यम पुरुष मध्य में आता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेगा, अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? एक ई, आ, बड़ा या बड़ी ई? अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा? स्त्रीवाचक की बात हो रही है। अब प्रत्येक बार मैंने आपको क्या बताया कि स्टार्टिंग का जो शब्द होता है वो उपसर्ग होता है और लास्ट वाला जो शब्द होता है वो आपका प्रत्यय होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर अनुज, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रिय प्रवास जो है ये किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोत, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। प्रिय प्रवास किसकी रचना है? सो गाइस प्रिय प्रवास जो है ना, अयोध्या सिंह उपाध्याय अरियोत की रचना है। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन कीजिए। अब देखिए यहां पर आपको मिश्र वाक्य की पहचान करनी है। ऐसे वाक्य जिनमें सरल वाक्य के साथ साथ कोई दूसरा उपवाक्य भी हो वो मिश्र वाक्य कहलाते हैं। तो जब अनीता गाएगी तब सुजाता नाचेगी। तो इसमें देखिए
अनीता का भी जिक्र होगा, जब अनीता गाएगी, अनीता गा भी रही है, फिर सुजाता नाचेगी, दोनों का मिश्र हो रहा है। इसलिए राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप क्लास अगर आप दे रहे हो तो डायरेक्ट आंसर बताओ, क्वेश्चंस को समझाइए कि ऐसा ऐसा क्यों हुआ, क्या रीजन था, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा, तो कि अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा, करती है, बहुत है, भोजन है, अंजलि। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, लोग ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेन क्या करो तो बात अलग हो, तक ताकि बच्चों को समझ में आए। बहुत सारे चैनल है जो ऐसा करते हैं, डायरेक्ट आंसर बता देते हैं। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, वाक्य में क्रिया विशेषण क्या होगा, करती है, बहुत, भोजन या अंजलि। अंजलि बहुत थोड़ा भोजन करती है, तो वाक्य में कौन सा क्रिया विशेषण होगा, कौन सा क्रिया विशेषण हो जाएगा, बहुत। यानी क्रिया जो मुख्य जो क्रिया है, जो मेन काम जो है वो है बहुत भोजन, यानी बहुत। तो बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अनुभवहीन होना, किसी कार्य को पूरा ना करना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, वास्तविकता से भिन्न स्थिति। 99 के फेर में पड़ना, तो इसका मुहावरा क्या होगा, तो 99 के फेर में पड़ना, धन संग्रह की चिंता में पड़ना। मान लीजिए कई काम आपके दिमाग में हैं और आपके पास धन तो है ही नहीं, तो 99 के फेर में पड़ोगे कि धन ऐसे कमा लें, धन वैसे कमा लें, इस तरीके से धन कमा लें, तो उसी को हम कहते हैं धन संग्रह की चिंता में पड़ना। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, अगला क्वेश्चन देखेगा, भाव और मनोविकार जो है ये किसकी रचना, महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, नगेंद्र या अज्ञे। भाव और मनोविकार जो है ये किसकी रचना है, तो गाइस ये जो है ना आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है, सार्वनामिक विशेषण, प्रविशेषण, विशेष, परिमाणवाचक विशेषण। विशेषण जिसकी विशेषता बताता है वह क्या कहलाता है, तो गाइस वो कहलाता है विशेष। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं होती, ना समझाने का कोई तरीका है, वो उनको आपको समझना पड़ेगा, खुद से उनके आंसर आपको देने होंगे, उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, अगला क्वेश्चन क्या है कि चपला का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, भगनी, कंजूस, ज्वाला या दामनी। वैसे तो दामनी जो है ना ये चपला का पर्यायवाची शब्द होता है। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। चपला के अन्य पर्यायवाची शब्द तड़ित, विद्युत, सौदामिनी, बिजली, घनप्रिया, इंद्रवर्ज, ये सभी शब्द जो है ना ये चपला के पर्यायवाची शब्द होते हैं। त्रिजु का विलोम शब्द क्या होता है, सीधा, वक्र, सरल या त्रिकोण। त्रिजु का विलोम शब्द क्या होता है, तो त्रिजु का विलोम शब्द होता है मेरे प्यारे बच्चों वक्र। क्या होता है, वक्र होता है। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर वी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा उगत का विलोम शब्द क्या होगा, विनीत, अवनति, विनय या अनुदार। उगत का विलोम शब्द क्या होता है, तो उगत का विलोम शब्द होता है विनीत। तो राइट आंसर की अगर मैं बात करूं, ऑप्शन नंबर ए जो है गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। छमाई में कौन सा समास होगा, तो मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया कि जहां पर संख्यावाची शब्द आता है वहां पर आपका द्विगु समास होता है, और जहां पर बीच में योजक चिन्ह होता है वहां पर आपका द्वंद्व समास होता है। जहां पर यथा, अनु, प्रति, बड़ा, भर, उदहर, वहां पर अव्ययभाव, कर्ता ने कर्म को कर्ण के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से संबंध का के की अधिकरण मैं पर, वहां पर तत्पुरुष समास होता है। इस प्रकार से जो है आप लोग कर सकते हैं। तो राइट आंसर की बात करूं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, वैद्यशाला शब्द है, तो वैद्यशाला शब्द कैसा शब्द है, यौगिक शब्द। तो यौगिक शब्द के बारे में मैंने आप लोगों को जस्ट अभी बताया था, यौगिक शब्द किन्हें कहते हैं, यानी कि जिन शब्दों को योग से बने हो, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो, जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो, उन्हें योग्य शब्द कहते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है, सरल शब्दों में समझ बता दिया मैंने आप लोगों को, जिनके खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं, ठीक है। डाकघर, पीलापन, देशवासी इत्यादि, ठीक है। चलिए आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सिंपल सा प्रश्न है, आसानी से आप लोग कर सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दिक, धन, अंबर, जब भी दिगंबर है, दिक 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 दिक, यानी का में हलंत लग जाएगा आंख बंद करके,
तो वी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि दिगंबर में प्रयुक्त संधि कौन सी होगी, दिगंबर में हो जाएगी कौन सी होगी, व्यंजन संधि हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये 50 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कराए हैं जो कि आपके पीटीईटी के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लोगों को क्लास आज की अच्छी लगी हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसको ज्वाइन नहीं किया है, जरूर ज्वाइन करें। आने वाले दिनों में आप सभी की पीडीएफ जो रहेगी बिल्कुल फ्री में रहेगी, कोई पैसा आप लोगों को नहीं देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।